हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी बुद्धि परीक्षण या मापन की, जिसमें हम जानेंगे कि बुद्धि परीक्षण का क्या अर्थ है, इसकी आवश्यकता क्या है, मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि क्या होता है, बुद्धि लब्धि कैसे निकालते हैं, बुद्धि का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, साथ ही बुद्धि परीक्षण भी कितने प्रकार के होते हैं। चर्चा आरंभ करने से पहले मैं ये बता दूं कि मैंने कोर्स 1, 2, 3 और 5 के सभी टॉपिक्स के वीडियो बना दिए हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा भी यदि आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं, माइक्रो टीचिंग, टीचिंग स्किल्स, लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम की कैसे तैयारी की जाती है और कुछ मेथड के प्रमुख टॉपिक से संबंधित वीडियो भी मैंने डाल रखा है, आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। बुद्धि परीक्षण या मापन। सबसे पहले हम जानते हैं कि बुद्धि परीक्षण है क्या। तो प्रत्येक बालक में कुछ जन्मजात योग्यताएं होती हैं। बुद्धि परीक्षण द्वारा उन्हीं योग्यताओं या उनके मानसिक विकास का अनुमान लगाया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बुद्धि परीक्षण या मापन का अर्थ बालक की मानसिक योग्यताओं का माप करके यह पता लगाना है कि उनमें कौन कौन सी मानसिक योग्यताएं हैं और कितनी हैं। हमने पढ़ा है शिक्षा के उद्देश्य में कि प्रत्येक बालक जन्म से ही कुछ विशिष्ट योग्यताएं लेकर इस दुनिया में आता है और शिक्षा के द्वारा उसकी इन्हीं योग्यताओं का विकास किया जाता है। तो बुद्धि परीक्षण के द्वारा यह पता किया जाता है कि बालक में कौन कौन सी मानसिक योग्यताएं हैं और ये जो योग्यताएं हैं वो कितनी हैं, और उसके आधार पर उसकी शिक्षा के लिए व्यवस्था की जाती है, उसका मार्गदर्शन किया जाता है, उसे गाइड किया जाता है। अब हम देखते हैं कि बुद्धि परीक्षण की क्या आवश्यकता है। तो जो विद्यालय में बालक शिक्षा प्राप्त करते हैं उनकी योग्यताओं में अंतर होता है। बुद्धि परीक्षण द्वारा योग्यताओं का पता लगाकर उनका वर्गीकरण किया जाता है और उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा करने की व्यवस्था की जाती है। अर्थात बुद्धि परीक्षण के द्वारा बालकों का वर्गीकरण करके उनके अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करने में आसानी होती है और इससे बालक भी शिक्षा का लाभ उठा पाते हैं, क्योंकि जो बालक जैसा होता है, उसकी योग्यता जैसी होती है, उसी के अनुसार उसे शिक्षा दी जानी चाहिए, तभी वह शिक्षा का लाभ उठा पाएगा और बुद्धि परीक्षण इसमें सहायक होता है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि मानसिक आयु अर्थात बुद्धि लब्धि है क्या। तो मानसिक आयु बालक या व्यक्ति की सामान्य योग्यता बताती है। मानसिक आयु के प्रत्यय का प्रतिपादन बिने ने किया था। बिने ने कहा कि मानसिक आयु किसी व्यक्ति के मानसिक विकास की वह अभिव्यक्ति है जो उसके द्वारा किए जा सकने वाले मानसिक कार्यों से ज्ञात की जा सकती है तथा जिसकी उस आयु विशेष के सामान्य बालकों से अपेक्षा रहती है। जैसे कि यदि कोई बालक 10 वर्ष के बालकों के लिए निर्धारित प्रश्नों को हल कर लेता है तो उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष की मानी जाएगी। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि मानसिक आयु बालक की मानसिक परिपक्वता की स्थिति बताती है। जैसे कि जो बालक होते हैं वो विकसित होते हैं, तो बालक जो बालक होता है यदि उसका मानसिक विकास अपने आयु के समान जो बालक हैं उस तरह से होता है तो हम कह सकते हैं कि वह बालक जो है एक सामान्य बालक है। किंतु यदि उसकी बुद्धि लब्धि अधिक होती है तो फिर यह निर्णय लिया जाता है कि वो प्रतिभाशाली बालक है। किंतु यह कभी कभी कोई बालक होता है कि अपनी आयु वर्ग के जो बालक हैं उनको जो वो बालक समस्याएं हल कर सकते हैं वो नहीं कर पाता है। वो अपने आयु से छोटे वर्ष जो बालक होते हैं उनके लिए जो समस्याएं या प्रश्न होते हैं उनको हल कर पाता है। तो इस पे ये निर्णय लिया जाता है कि बालक मानसिक रूप से कमजोर है, अपरिपक्व है। तो इसके आधार पर ही शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। अब है बुद्धि लब्धि। टर्मन महोदय ने मानसिक आयु से संबंधित विनय साइमन महोदय के विचार को स्वीकार किया, किंतु अपने परीक्षणों के आधार पर उन्होंने यह बताया कि चूंकि विभिन्न बालकों की मानसिक विकास की गति में भी भिन्नता होती है, इसलिए सिर्फ मानसिक आयु से बालक के मानसिक विकास का, उसके मानसिक वृद्धि का पता नहीं लगाया जा सकता है। बालक के मानसिक विकास की गति को मालूम करने के लिए इन्होंने बुद्धि लब्धि के विचार को
जन्म दिया, अर्थात जो बिने थे उन्होंने मानसिक आयु के विचार को जन्म दिया और जो टर्मन महोदय हैं इन्होंने बुद्धि लब्धि के विचार को जन्म दिया। अब बुद्धि लब्धि कैसे निकालते हैं इसका सूत्र देख लेते हैं। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है बुद्धि लब्धि इक्वल टू मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। इससे बालक की बुद्धि लब्धि को निकाला जा सकता है। और यहाँ पे एक उदाहरण देख सकते हैं कि बालक की जो मानसिक आयु है वो 8 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु बालक की जो मानसिक आयु है वो 10 वर्ष है और उसकी जो वास्तविक आयु है 8 वर्ष है इंटू 100। तो इसका जो आया 125, अर्थात ये जो बालक है ये प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि यदि मानसिक आयु बालक के वास्तविक आयु से अधिक होती है तो बालक को कुशाग्र बुद्धि कहा जाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि उसकी वास्तविक आयु 8 वर्ष है किंतु उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है, अर्थात वह 10 वर्ष के बालकों से संबंधित जो प्रश्न हैं समस्याएं हैं उसे हल कर लेता है, तो बालक को कुशाग्र बुद्धि कहा जाएगा। यदि मानसिक आयु बालक के वास्तविक आयु से कम होती है तो बालक मंद बुद्धि वाला बालक कहा जाता है। उसी प्रकार यदि मानसिक आयु बालक के वास्तविक आयु के बराबर होती है तो बालक सामान्य बुद्धि का बालक कहलाता है। तो इस तरह से ये जो बुद्धि परीक्षण है या बुद्धि है ये बालकों की जो मानसिक स्थिति है, मानसिक परिपक्वता है वो बताती है। अब हम थोड़ा सा बुद्धि लब्धि का जो वर्गीकरण है इसे समझ लेते हैं। टर्मन महोदय ने बुद्धि लब्धि का जो वर्गीकरण किया उसका विवरण यहाँ मैंने आपके लिए लिखा है। जैसे बुद्धि लब्धि प्रतिशत और बुद्धि के प्रकार। तो जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है ऐसे बालक 1% होते हैं और ऐसे बालकों को प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। और जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 120 से 140 तक होती है इन्हें प्रखर बुद्धि कहते हैं और ऐसे बालक 5% होते हैं। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 110 से 120 होती है इन्हें तीव्र बुद्धि कहा जाता है और ऐसे बालक 14% होते हैं। नेक्स्ट है 90 से 110, ऐसे बालकों को सामान्य बुद्धि का बालक कहा जाता है और ऐसे बालक किसी भी कक्षा में 60% ऐसे सामान्य बुद्धि के बालक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 80 to 90, इन्हें मंद बुद्धि बालक कहा जाता है, अर्थात जिनकी बुद्धि लब्धि 80 से 90 तक है इन्हें मंद बुद्धि कहा जाता है और ऐसे बालक 14% पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 70 to 80, जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से 80 तक है, ऐसे बालक को क्षीण बुद्धि कहा जाता है और ऐसे बालकों का प्रतिशत 5 है। उसके बाद है 70 से कम, ऐसे बालक 1% ही पाए जाते हैं, इन्हें निश्चित क्षीण बुद्धि कहा गया है। इसके अलावा 50 से 70 तक की जिनकी बुद्धि लब्धि होती है उन्हें अल्प बुद्धि, 20 या 25 से लेकर 50 तक जिनकी बुद्धि लब्धि होती है उन्हें मूर्ख और 20 से जिनकी बुद्धि लब्धि कम होती है उन्हें महामूर्ख कहा जाता है। अब हम समझते हैं कि बुद्धि परीक्षण के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के बुद्धि परीक्षण किए जाते हैं। तो वर्तमान संबंध में बुद्धि परीक्षणों का वर्गीकरण इस प्रकार से किया गया है। सबसे पहला जो है वह है व्यक्तिगत परीक्षण और सामूहिक परीक्षण, और दूसरा जो विभाजन है वह है शाब्दिक या भाषात्मक परीक्षण, अशाब्दिक और क्रियात्मक परीक्षण, और थर्ड है शक्ति परीक्षण या और फिर थर्ड का ही है एक गति परीक्षण। सबसे पहले हम एक एक परीक्षण को समझते हैं। यह है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। इसमें एक समय में एक ही व्यक्ति की परीक्षा ली जाती है। यह परीक्षण अधिक वैध होता है, विश्वस्त होता है। कुछ व्यक्तिगत परीक्षण जो है वो है बिने स्टैनफोर्ड परीक्षण, बिने साइमन परीक्षण, वेस्लर वेलेव्यू परीक्षण, बर्ट तर्क शक्ति परीक्षण, मिनीसोटा स्कूल परीक्षण और मेरिल पामर मानसिक योग्यता परीक्षण, और एक और है वैलेंटाइन परीक्षण माला। तो ये जो परीक्षण है ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। इसमें एक एक व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। इसमें किसी समूह के व्यक्तियों की योग्यताओं का एक साथ परीक्षण किया जाता है। जैसे विद्यालयों में जो एग्ज़ाम लिया जाता है तो उसमें क्या वो सामूहिक रूप से लिया जाता है,
और जैसे जब इंटरव्यू होता है तो वह क्या होता है, एक एक व्यक्ति का होता है। तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण की यह विशेषता है कि यह बुद्धि एवं गति दोनों की परीक्षा एक साथ करती है। कुछ प्रमुख सामूहिक परीक्षण इस प्रकार हैं: आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट, कुहलमन का एंडरसन बुद्धि परीक्षण, कुहलमन एंडरसन का बुद्धि परीक्षण, टर्मन ग्रुप टेस्ट ऑफ मेंटल मैच्योरिटी, टर्मन मैकमेनर मानसिक योग्यता परीक्षण, मिलर अनुपात पूर्ति परीक्षण, जलोटा का सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण और डॉक्टर प्रयाग मेहता का बुद्धि परीक्षण। तो ये जो बुद्धि परीक्षण है सामूहिक, इसमें बहुत सारे बालकों का एक साथ परीक्षण लिया जाता है और इसके समय निश्चित होते हैं, इसलिए इसमें बुद्धि एवं गति दोनों की ही परीक्षा एक साथ की जाती है। जैसे कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिए जाते हैं, उसमें आपने देखा है कि जो भी प्रश्न दिए होते हैं उसका एक समय सीमा निर्धारित होता है कि इतने समय में ही आपको उस प्रश्न को पूरा कर लेना है। ठीक उसी तरह से सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है। नेक्स्ट है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इस परीक्षण के लिए भाषा एवं संख्या का ज्ञान होना आवश्यक होता है। यह लिखित एवं मौखिक दोनों रूपों में होता है। कुछ प्रमुख शाब्दिक बुद्धि परीक्षण हैं: आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट, डॉक्टर जलोटा बुद्धि परीक्षण, डॉक्टर सोहन लाल बुद्धि परीक्षण, डॉक्टर प्रयाग मेहता बुद्धि परीक्षण। ये जो है ये व्यक्तिगत सामूहिक गति शक्ति के परीक्षण भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इन परीक्षणों में प्रश्नों के उत्तर प्रायः चित्रों, आकारों एवं अन्य सामग्रियों के माध्यम से दिए जाते हैं, जैसे कि चित्र पूर्ति, वर्ग निर्माण, आकृति बनाना आदि। अब हम कुछ अशाब्दिक परीक्षण को देखते हैं। इसमें है नॉक्स की कास्ट घन परीक्षा, स्थानांतरण परीक्षा, पिंटनर पैटरसन परीक्षा, पोर्सियस व्यू परीक्षा, सर्वोत्तम वस्तु निर्माण परीक्षा, गोडार्ड की आकृति पाटी परीक्षा, आर्थर अंकमान परीक्षा, कोह-गुटके परीक्षा, फर्ग्यूसन आकृति पाटी तथा पिंटनर कनिंघम परीक्षण आदि। तो इस तरह से ये जो परीक्षण है ये अशाब्दिक परीक्षण है। अब हम देखते हैं कि शक्ति परीक्षण क्या होता है। इस परीक्षण में व्यक्ति की एक विशेष क्षेत्र से संबंधित सार शक्ति की परीक्षा ली जाती है। इसमें दिए गए प्रश्नों का जो कठिनाई स्तर वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। प्रथम प्रश्न सर्वाधिक आसान और अंतिम प्रश्न सर्वाधिक कठिन होता है। रेवन की प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज शक्ति परीक्षण इसका एक उदाहरण है। हम ये भी देखते हैं कि जैसे हम किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए या नौकरी के लिए जब फॉर्म भरते हैं, मान लीजिए नेट हुआ, फिर IAS हो गया, IPS की परीक्षा हो गई, JPSC की परीक्षा हो गई, स्टाफ सिलेक्शन की परीक्षा हो गई। तो इसमें क्या होता है कि इसमें किसी एक विशेष क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति में जो योग्यता है उसका मापन किया जाता है। इसे ही शक्ति परीक्षण का उदाहरण समझ सकते हैं। नेक्स्ट और अंतिम है गति परीक्षण। इन परीक्षणों में प्रश्नों का कठिनाई स्तर एक जैसा होता है, किंतु इसमें समय तत्व को बहुत महत्व दिया जाता है। परीक्षार्थी को एक निश्चित समय में ही प्रश्नों का उत्तर देना होता है। जैसे हम कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में जब जाते हैं तो वहाँ पर जो प्रश्न है सब एक जैसा ही होता है। कठिनाई स्तर जो होता है ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा कठिन, कोई बहुत ज़्यादा आसान, किंतु इसमें एक निश्चित समय में ही प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो इस तरह से इसमें हमने जाना कि बुद्धि क्या है, बुद्धि परीक्षण क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है, बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं और बुद्धि परीक्षण के कितने प्रकार हैं। तो आज यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम बुद्धि परीक्षणों को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे।